चाणक्य और चंद्रगुप्त की आगे की कहानियां। चाणक्य चाणक्य चाणक्य, बहुत हो गया उस दरिद्र का गुणगान। क्षमा नहीं, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। इतना कहकर अमात्य ने तलवार हवा में उठा सीधा राजहंस की गर्दन पर रख दी। डर के मारे राजहंस ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसे अपनी मृत्यु साक्षात अपने सामने दिखाई दे रही थी। उसे लगा था अमात्य उसे आज मार ही डालेंगे, लेकिन कुछ देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो उसने डरते डरते धीरे से अपनी आंखें खोली। अमात्य और सेनापति भुजंग सामने खड़े हंस रहे थे। राजहंस अभी भी डर के मारे कांप रहा था। उसकी ऐसी दशा देख अमात्य की हंसी नहीं रुक रही थी। अमात्य ने तलवार एक तरफ फेंक दी और फिर प्यार से राजहंस के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे तुम्हारी इस दशा पर दया आ गई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह सुनते ही राजहंस ने राहत की सांस ली और वो अमात्य के पैरों पर गिरकर बोला, आप धन्य हैं महामंत्री जी, आप धन्य हैं। अपने चेहरे पे कुटिल मुस्कान लिए अमात्य बोले, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं इस राज्य का मंत्रियों और घाटे का सौदा करना मेरे व्यक्तित्व और पद दोनों को शोभा नहीं देता। यह सुन राजहंस तपाक से बोला, आप जो कहेंगे महामंत्री जी मैं करूंगा। यह सुनकर अमात्य ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, तुम भला मेरे क्या काम आ सकते हो? ना तो तुम किसी राज्य के मंत्री हो, ना ही किसी राज्य के सैनिक। तुम तो तक्षशिला के आचार्य के साधारण से शिष्य हो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तक्षशिला में भी तुम्हें भला कौन जानता होगा? अमात्य की बात सुनकर राजहंस बोला, सत्य है, तक्षशिला शायद मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तक्षशिला को अच्छे से जानता हूं, वहां के हर भेद से परिचित हूं। यह सुनते ही अमात्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका दाव बिल्कुल ठीक लगा था। अमात्य गंभीर होते हुए बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक शर्त पे जीवन दान दे सकता हूं। कहिए महामंत्री जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? डरते डरते राजहंस ने बोला। अमात्य उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें तक्षशिला में मेरी आंख और कान बंद कर चाणक्य और राजकुमार बब्बत पर दृष्टि जमाए रखनी होगी। वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके एक एक पल की खबर तुम्हें मुझ तक पहुंचानी होगी। बोलो, कर पाओगे ये? ऐसा ही होगा महामंत्री जी, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। राजहंस हाथ जोड़ते हुए बोला। अब अमात्य ने उसकी आंखों में आंख डाल चेतावनी देते हुए बोले, ध्यान रहे, अगर दोबारा तुमने मेरे साथ गद्दारी करने की सोची भी तो मैं नगर के बीचों बीच तुम्हारी खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरवा दूंगा। यह सुन राजहंस कांपते हुए बोला, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। अमात्य का इशारा पाते ही राजहंस वहां से निकल गया। उसके जाते ही सेनापति भुजंग बोले, महामंत्री जी, आपने उसे जीवन दान दे दिया, लेकिन क्या प्रमाण है कि वो जो कह रहा है वो सत्य है? अमात्य मुस्कुराते हुए बोले, मैं पहले ही एक सैनिक को तक्षशिला भेजकर इस बात की जांच करवा चुका हूं कि यह आचार्य गजानन का शिष्य है या नहीं। यह सुनकर सेनापति भुजंग आश्चर्य में बोले, इसका मतलब तो यही हुआ कि चाणक्य भी यहां आया था। अमात्य गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, आया था और बचकर निकल भी गया, लेकिन कब तक बचेगा वो? एक ना एक दिन चाणक्य की गर्दन होगी और मेरी तलवार। ये बोलते वक्त अमात्य की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। मगध से कोसों दूर तक्षशिला में आचार्य गजानन प्रतिदिन की भांति अपनी कक्षा की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त दबे पांव कहीं जा रहा था। उसे इस तरह सबकी दृष्टि से बचते हुए चुपचाप कहीं जाते देख आचार्य गजानन को उसमें संदेह हुआ। वो खुद में ही बात करते हुए बोले, ये कक्षा छोड़कर कहां जा रहा है, और वो भी दबे पांव? अवश्य कोई गड़बड़ है।
मुझे पता करना होगा। आचार्य गजानन अपनी कक्षा छोड़ चंद्रगुप्त के पीछे चले गए। गजानन यह देख हैरान रह गए कि चंद्रगुप्त प्रशासनिक कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया, जबकि किसी भी छात्र को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। प्रशासनिक कक्ष में अगर कोई प्रवेश कर सकता था तो वो थे तक्षशिला के आचार्य, क्योंकि वहां उनके विशेष शोध पत्र और सामान रखे गए थे। आचार्य गजानन ने कक्ष के बाहर से छिपकर देखा तो चंद्रगुप्त एक अलमारी पे चाबी लगा उसे खोलने का प्रयास करता हुआ दिखा। यह देख आचार्य गजानन का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो तुरंत ही अंदर प्रवेश कर गए और चंद्रगुप्त के सामने आ खड़े हुए। आचार्य गजानन को यूं सामने देख चंद्रगुप्त के चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से में खौलते हुए आचार्य गजानन बोले, तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने स्वयं तुम्हें चोरी करते पकड़ा है। आज तुम्हें इस तक्षशिला से निकलवा कर रहूंगा। और यह कहकर आचार्य गजानन उसे खींचते हुए उस कक्ष से बाहर ले गए। तक्षशिला में कुलपति अन्य आचार्यों के साथ किसी विशेष कार्य पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी क्रोध से भरे आचार्य गजानन ने चंद्रगुप्त के साथ उस सभा में प्रवेश किया और भरी सभा में चंद्रगुप्त को कुलपति के सामने धक्का दे दिया। उनकी इस हरकत पर हर कोई अचंभित रह गया। इससे पहले कुलपति कुछ पूछ पाते, गजानन क्रोध में गरजते हुए बोले, कुलपति महोदय, मैं चाहता हूं इस लड़के चंद्रगुप्त को इसी समय तक्षशिला से निष्कासित कर दिया जाए। ये सुन कुलपति महोदय और वहां उपस्थित सभी आचार्य आश्चर्यचकित रह गए। कुलपति ने आचार्य गजानन को समझाते हुए कहा, शांत आचार्य, शांत। आप तक्षशिला के आचार्य हैं और इस तरह का क्रोध आप पर शोभा नहीं देता। यह सुन आचार्य गजानन भड़कते हुए बोले, शोभा तो यह भी नहीं देता कि ऐसा निर्लज्ज छात्र तक्षशिला में पढ़े और हम इसकी हरकतों को नजरअंदाज करते रहें। क्या किया है इसने? कुलपति महोदय ने चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए पूछा। क्या किया है? यह पूछे क्या नहीं किया है इसने? कुलपति महोदय, इसने आज दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी। इसने वो किया है जो करने के बारे में तक्षशिला का कोई छात्र सोच भी नहीं सकता। तभी एक आचार्य ने असमंजस में पूछा, आखिर बात क्या है आचार्य गजानन? साफ साफ कहिए, किया क्या है चंद्रगुप्त ने? इसने तक्षशिला की शिक्षा और यहां के आचार्यों का मजाक बनाकर रख दिया है। यहां के नियमों को ताक पर रख इसने साबित कर दिया है कि यह तक्षशिला जैसे पवित्र स्थान के लिए बना ही नहीं है। इसने वो किया है जो कोई भी सभ्य व्यक्ति या बालक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसने प्रशासनिक कक्ष से चोरी की है। एक चोर है ये सुन वहां मौजूद सभी आचार्य दंग रह गए और अपने अपने स्थान से खड़े हो आपस में खुसर पुसर करने लगे। अपने ऊपर लग रहे आरोप को चंद्रगुप्त मौन होकर सुन रहा था। वो सभा में सर झुकाए खड़ा था और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। कुलपति महोदय ने सबको शांत रहने को कहा और चंद्रगुप्त की तरफ देख कठोर स्वर में पूछा, आचार्य गजानन जो कह रहे हैं, क्या वो सही है? क्या तुमने सच में चोरी की है? चंद्रगुप्त धीमी आवाज में बोला, जी कुलपति महोदय। उसकी बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी आचार्य दंग रह गए। गजानन के चेहरे पर चमक आ गई। वो कुलपति की तरफ देखते हुए बोले, देखा कुलपति महोदय, आपने देखा कितना निर्लज्ज बालक है ये। स्वयं ही अपनी चोरी स्वीकार कर रहा है। तक्षशिला के सम्मानित आचार्यों के सामने मेरी विनती है कि बिना देरी किए इसे तुरंत ही यहां से निष्कासित किया जाए। कुलपति महोदय को विश्वास नहीं हो रहा था कि चंद्रगुप्त चोरी कर सकता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य जैसा दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति एक चोर बालक को कभी तक्षशिला में लेकर नहीं आ सकता था। लेकिन चंद्रगुप्त तो स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर रहा था, इसलिए संदेह की कोई बात ही नहीं थी। ना चाहते हुए भी कुलपति महोदय को आचार्य गजानन की बात माननी ही पड़ी। वो समस्त सभा को संबोधित करते हुए बोले, क्योंकि चंद्रगुप्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसे अभी के अभी तक्षशिला से निष्कासित किया जाता है। यह सुनते ही चंद्रगुप्त के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दीनहीन दृष्टि से कुलपति की तरफ देखने लगा। कुलपति का फैसला सुनकर आचार्य गजानन मन ही मन मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्हें अपनी जीत पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। कुलपति महोदय आगे बोले,
तुम इसी समय, इसी क्षण तक्षशिला के बाहर चले जाओ। तभी सभा में एक भारी आवाज गूंजी। रुकिए कुलपति महोदय। सबने आवाज की दिशा में देखा तो आचार्य चाणक्य भवन के द्वार पर खड़े थे। भारी कदमों के साथ चाणक्य ने सभा में प्रवेश किया और कुलपति महोदय को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आचार्य चाणक्य को आया देख चंद्रगुप्त ने सम्मान सहित उनको प्रणाम किया, उनके पैरों में गिर पड़ा। आचार्य चाणक्य ने उसे उठाया और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और आचार्य गजानन की तरफ देखा। आचार्य गजानन चाणक्य को जीवित देखकर हैरान थे। उन्होंने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और मन में सोचते हुए बोले, बचकर आ गया पर कोई बात नहीं, आज इसके शिष्य को कोई नहीं बचा पाएगा। आचार्य गजानन चाणक्य की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा हुआ आप आ गए आचार्य चाणक्य। देख रहे हैं आपका यह भावी सम्राट एक चोर है। आप एक चोर को तक्षशिला लेकर आए हैं और इसे लेकर आप भारतवर्ष का निर्माण सोच रहे हैं। आचार्य गजानन के तीखे शब्द विष लगे तीर की तरह आचार्य चाणक्य को चुभे। चाणक्य कठोर स्वर में बोले, मैं चंद्रगुप्त को दंड अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त ने क्या चोरी किया और किन परिस्थितियों में किया, क्योंकि न्याय सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर नहीं किया जा सकता। न्याय की पहली परिभाषा यही है कि गलती से भी कोई निर्दोष दंडित ना होने पाए। ऐसा कह चाणक्य ने चंद्रगुप्त से प्रश्न करते हुए कहा, तुमने आचार्यों के प्रशासनिक कक्ष से क्या चोरी किया? चंद्रगुप्त ने एक चाबी निकालकर कुलपति के सामने रख दी। उस चाबी को देखकर एक आचार्य ने आश्चर्य में कहा, यह तो उस अलमारी की चाबी है जिसमें आचार्य भृगु के वर्षों की मेहनत द्वारा लिखे गए शोध पत्र रखे हुए हैं। लेकिन यह चाबी तो प्रशासनिक कक्ष के रक्षा सैनिक के पास होती है, तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? आचार्य भृगुनंद भी वहीं मौजूद थे और वो भी ये देख हैरान थे। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए बोले, कहो चंद्रगुप्त, ये चाबी कहां से प्राप्त हुई तुम्हें? चंद्रगुप्त दबी आवाज में बोला, मैंने ये चाबी रक्षा सैनिक के चाबियों के गुच्छे से चुराई है। यह सुनते ही सब हैरान रह गए। चाणक्य ने आगे प्रश्न करते हुए कहा, और ऐसा तुमने क्यों किया? चंद्रगुप्त अपना पक्ष रखते हुए बोले, आचार्य भृगुनंद के शोध पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वर्षों की मेहनत के पश्चात जो शोध पत्र उन्होंने तैयार किए हैं वो नष्ट कर दिए जाते। चंद्रगुप्त की बात सुनकर आचार्य भृगुनंद आश्चर्य में बोले, ये क्या कह रहे हो चंद्रगुप्त? भला मेरे शोध पत्रों को कौन नष्ट करता? चंद्रगुप्त उनकी तरफ देखते हुए बोला, ये मैं नहीं जानता आचार्य, लेकिन आपके ही शोध पत्रों को सुरक्षित करने के लिए मैंने इस चाबी की चोरी की। यह सुन आचार्य गजानन भड़कते हुए बोले, झूठ की भी एक सीमा होती है, लेकिन इसके झूठ की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसे यह पता है कि कोई आचार्य भृगु के शोध पत्र नष्ट करना चाहता था, लेकिन वो कौन है यह इसे नहीं पता। आश्चर्य। उसकी बात सुनकर चाणक्य बोले, शांत आचार्य गजानन, चंद्रगुप्त सत्य कह रहा है या नहीं, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। और फिर ऊंचे स्वर में चाणक्य ने किसी को आवाज लगाते हुए कहा, सूरजमल, उन्हें ले आओ। उनकी आवाज सुनकर सूरजमल दो व्यक्तियों को अपने साथ लेकर आया और उसने उन्हें कुलपति के सामने खड़ा कर दिया। सभी ने उन्हें ध्यान से देखा। उनमें से एक प्रशासनिक कक्ष का रक्षा सैनिक था और दूसरा व्यक्ति आचार्य भृगुनंद का पुराना शिष्य धुंधमाली था, जिसे अपने गलत कामों के चलते आचार्य भृगुनंद द्वारा तक्षशिला से निष्कासित करवाया गया था। धुंधमाली को पहचानते ही आचार्य भृगुनंद कर्कश स्वर में बोले, धुंधमाली, तुम यहां क्या कर रहे हो? धुंधमाली से कुछ बोलते ना बन पड़ा। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देख पूछा, तुम जानते हो इसे? चंद्रगुप्त बोला, हां, यही वो व्यक्ति है जो आचार्य भृगुनंद के शोध पत्र नष्ट करना चाहता था। यह सुनते ही सारी सभा हैरान हो गई। आचार्य भृगुनंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गजानन को अपना पक्ष कमजोर पड़ता दिख रहा था, फिर भी वे बोले, तुम्हें कैसे पता? तब चंद्रगुप्त बोला, कल रात मेरे बिस्तर पे पानी गिरने के कारण वो गीला हो गया था। मैं रात्रि को घास का गट्ठर लेने बाहर आया
तो मैंने इन्हें रक्षा सैनिकों को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए देखा। मैंने इन्हें पहले कभी तक्षशिला में नहीं देखा था, तो मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं इनकी बातें सुनने लगा। तब मुझे पता चला कि ये व्यक्ति किसी कारण आचार्य भृगुनंद से प्रतिशोध लेना चाहता है, जिस कारण उनके वर्षों की मेहनत से लिखे गए शोध पत्र को नष्ट करना चाहता था। ये दोनों आज रात मिलकर इस काम को अंजाम देने वाले थे। क्योंकि आचार्य चाणक्य यहाँ नहीं थे, तो मैंने ये बात आचार्य सूरजमल को बता दी थी। लेकिन मुझे भय था कि कहीं ये लोग आज रात्रि से पहले ही शोध पत्र नष्ट ना कर दें। इसीलिए मैंने मौका पाकर रक्षा सैनिक के गुच्छे से ये चाबी चुरा ली। मैंने पुराने छात्रों से सुना था कि आचार्य काफ़ी वर्षों से भयानक रोगों को ठीक करने वाली औषधियों पर शोध पत्र लिख रहे हैं, और मैं नहीं चाहता था कि उनकी मेहनत को कोई यूं नष्ट कर दे। इसीलिए आज ही मैं उन शोध पत्रों को कहीं सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन उससे पहले आचार्य गजानन ने मुझे पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर सारी सभा चंद्रगुप्त के प्रति सहानुभूति जताने लगी। आचार्य भृगु ने उठकर चंद्र को गले से लगा लिया। अब चाणक्य कुलपति की तरफ देखते हुए बोले, कुलपति महोदय, नीति कहती है कि किसी की रक्षा के लिए बोला गया झूठ या कोई भी ऐसा गलत कार्य जो समाज के हित को ध्यान में रखकर किया गया हो, वो दंड योग्य नहीं है। चंद्रगुप्त ने जो किया वो आचार्य भृगु की वर्षों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए किया। अब निर्णय आपको करना है। कुलपति महोदय कुछ सोचते हुए बोले, प्रशासनिक कक्ष के रक्षा सैनिक को अभी के अभी उसके पद से मुक्त किया जाता है। धुंधमाली को इस अपराध के लिए राज्य सैनिकों को सौंपा जाए, और चंद्रगुप्त द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय है, इसलिए उसे तक्षशिला से निकाला नहीं जाएगा। किंतु चोरी एक गलत बात है, इसलिए दंड स्वरूप चंद्रगुप्त को आज शाम तक्षशिला की गौशाला की सफाई करनी होगी। यह सभा यहीं समाप्त की जाती है। कुलपति महोदय का निर्णय सुन चंद्रगुप्त मुस्कुरा उठा। वहीं आचार्य गजानन मुंह फेरते हुए क्रोध में वहां से चले गए। इधर अमात्य से मिले जीवन दान के बाद राजहंस तेज कदमों से तक्षशिला की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में सैकड़ों विचार एक साथ घूम रहे थे। कभी वो चाणक्य के बारे में सोच क्रोधित हो रहा था, तो कभी अमात्य की चेतावनी के बारे में सोच घबरा रहा था। वो जल्द से जल्द तक्षशिला पहुंचना चाहता था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था, एक बार तक्षशिला पहुंच जाऊं, उसके बाद आचार्य चाणक्य को देख लूंगा। उनकी वजह से जो सब मैंने झेला है उसका सूद समेत बदला लूंगा मैं उनसे। आचार्य चाणक्य के कारण उसे पाटलिपुत्र में काफी कष्ट सहने पड़े, जिसका रोष उसके चेहरे पे स्पष्ट दिख रहा था। वो अपनी धुन में इतना मग्न था कि कब उसका पांव जमीन में बिछे हुए गुप्त जाल पर पड़ गया वो समझ ही नहीं पाया, और अगले पल वो रस्सियों के बुने एक जाल में कैद था। वो जाल एक पेड़ की मजबूत टहनी से लटक रहा था। यह सब इतना अचानक हुआ कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो जाल से बाहर निकलने के लिए बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गई। तभी एक तरफ से कुछ कबीले वाले हंसते हुए उसके सामने आए। उन्हें देख राजहंस परेशानी में चिल्लाया, जल्दी से आजाद करो मुझे। तुम लोगों ने जानवरों के शिकार के लिए जो जाल बिछाया था, देखो गलती से इसमें मैं फंस गया। उसे जाल में फड़फड़ाते देख एक कबीले वाला बोला, यह जाल जानवरों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे पकड़ने के लिए बिछाया गया था। यह सुनकर राजहंस के होश उड़ गए। वो एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। वो घबराहट में चिल्लाते हुए बोला, भला तुम लोगों से मेरी क्या दुश्मनी है? अरे जल्दी से आजाद करो मुझे। लेकिन उसकी बातों का उन कबीले वालों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने आपस में मंद स्वर में कुछ बात की और फिर राजहंस को अपने साथ लेकर कबीले की तरफ चल दिए। अरे कहां ले जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? राजहंस चिल्लाए जा रहा था, लेकिन जैसे कबीले वालों तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वो उसे जाल में ही कैद किए हुए कबीले में ले आए। कबीले में पहुंच वो लोग राजहंस को तांबी के सामने लेकर आए। ये वही तांबी था जिसके पुत्र को चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बचाया था। तांबी के सामने पहुंच राजहंस ने जब उसे पकड़ने का कारण पूछा, तो तांबी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो बस तुम्हें पकड़ने का आदेश मिला था। क्यों का जवाब आचार्य चाणक्य ही दे पाएंगे। आचार्य चाणक्य का नाम सुनकर
राजहंस के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। वो समझ गया कि आचार्य चाणक्य से शत्रुता लेने का हर्जाना है ये। पाटलिपुत्र में राजकुमार पब्बत के तक्षशिला जाने की सभी तैयारियां हो चुकी थी। राजकुमार पब्बत ने अपनी माता के पैर छुए और एक दृष्टि अपने राजमहल की ओर देखा और अपने मन में संकल्प लेते हुए बोला, आज मैं जा रहा हूं ताकि कुशल शासक बनकर वापस लौट सकूं, और जिस दिन मैं वापस आऊंगा राजा धनानंद, उस दिन इस पूरे नंद वंश की फिर से स्थापना करूंगा और मैं बनूंगा इस पाटलिपुत्र, इस मगध का नया सम्राट। राजकुमार पब्बत की आंखों में एक संकल्प था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके संकल्प और स्वप्न के बीच कोई इंसान घात लगाए बैठा था, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अमात्य थे। अपने कक्ष में बैठे अमात्य एक विशेष सूचना पत्र को देख रहे थे कि तभी एक सैनिक ने प्रवेश किया। उसने अमात्य का अभिवादन करते हुए कहा, कहिए महामंत्री जी, मेरे लायक क्या सेवा है? उस सैनिक की तरफ देखते हुए अमात्य बोले, मालकेतु, तुम मेरे विश्वास पात्र गुप्तचरों में से एक हो। तुम्हें मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपने जा रहा हूं। तुम राजकुमार पब्बत के साथ तक्षशिला जाओगे और वहां उन पर कड़ी दृष्टि जमा कर रखोगे। साथ ही वहां राजहंस नामक एक ब्राह्मण भी है, जिसे हमने तक्षशिला में आचार्य चाणक्य की गतिविधियों पर दृष्टि जमाए रखने के लिए भेजा है। यदि वो ब्राह्मण कुछ भी गड़बड़ करता है या मेरे विरुद्ध जाने का प्रयास करता है तो उसे मृत्यु के पास पहुंचाना तुम्हारा दायित्व है। मालकेतु आश्वासन देते हुए बोला, आप चिंता ना करें महामंत्री जी, आपके कहे अनुसार ही कार्य होगा। और ये बोल वो वहां से निकल गया। अमात्य खुद में बात करते हुए बोले, बस एक सही चाल शंभुनाथ और चाणक्य दोनों को रास्ते से हटा देगी। मुझे अब बस उसी चाल पे काम करना होगा। तक्षशिला के मैदान में सभी छात्र युद्ध कला के अभ्यास में लगे हुए थे। आचार्य श्वेतांग सब पर अपनी दृष्टि जमाए हुए थे। उनके साथ आचार्य चाणक्य भी वहीं मौजूद थे। तभी तक्षशिला के द्वार पे शंख ध्वनि सुनाई दी। उस शंख ध्वनि के बजते ही सभी छात्र युद्ध कला का अभ्यास छोड़ उत्सुकतावश द्वार की तरफ देखने लगे। चंद्रगुप्त ने अपने पास खड़े छात्र से पूछा, यह शंख ध्वनि क्यों की जा रही है? उस छात्र ने उत्तर देते हुए कहा, अवश्य ही कोई सम्राट पुत्र तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने आया है। जब भी किसी सम्राट का पुत्र तक्षशिला में प्रथम दिवस प्रवेश करता है तो शंख ध्वनि बजाकर ही उसका स्वागत किया जाता है। थोड़ी ही देर में तक्षशिला का द्वार खुला। राजकुमार पब्बत का रथ तक्षशिला में प्रवेश कर गया। रथ पे बैठे पब्बत को देख आचार्य चाणक्य के चेहरे पे चमक आ गई। उनकी एक बड़ी चाल कामयाब हो गई। आचार्य गजानन एक नए युवराज को यूं अचानक आता देख हैरान रह गए और आचार्य मेघनाथ की तरफ देखते हुए बोले, ये नया राजकुमार कौन है? आचार्य मेघनाथ ने पब्बत की तरफ देखते हुए जवाब दिया, यह मगध के सम्राट धनानंद का पुत्र पब्बत है। यह सुनते ही आचार्य गजानन की आंखों में चमक आ गई। अपने रथ से उतर पब्बत धीमे कदमों से आचार्य चाणक्य की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख आचार्य चाणक्य मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सब लोग अचंभित थे कि राजकुमार पब्बत आचार्य चाणक्य की तरफ क्यों बढ़ रहा है। क्या वो उनका अभिवादन करेगा या फिर? सब लोग अपने मन में कयास लगा ही रहे थे कि तभी राजकुमार पब्बत आचार्य चाणक्य के पास पहुंच उनके किनारे से निकल सीधे जाकर आचार्य गजानन के सामने खड़ा हो गया और उनके पैरों में गिरकर प्रणाम करते हुए बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य गजानन। सम्राट धनानंद के पुत्र को अपने चरणों में पड़ा देख आचार्य गजानन की खुशी की तो सीमा ही नहीं रही। उन्होंने राजकुमार को उठाकर अपने गले से लगा लिया